गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है रीड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्प्यूट है उसका मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के साथ, एंड ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स और सर्विसेज जो उसको दी गई हैं, और उसकी कुछ कंप्लेंट्स हैं यानी उसकी कुछ शिकायतें हैं, तो उसका समाधान कैसे होगा उसके लिए हम बात करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं 3 टियर, 3 लेवल पे क्वासी जुडिशियल मशीनरी। मतलब मशीनरी का मतलब यहाँ पर वो मशीन नहीं है फिजिकल मशीनरी जिसके ऊपर प्रोडक्शन होता है। हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम की जो उसको न्याय दिलवाएगा या जो उसकी कंप्लेंट्स का समाधान करवाएगा, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये 3 लेवल पर बनाई गई है। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकेंड वन इज स्टेट कमीशन, एंड नेशनल कमीशन जो है हमारी 3rd नंबर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम की। डिस्ट्रिक्ट फोरम का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात है तो ये स्टेट के अंडर है, तो इसका मतलब इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये इसको कौन बनाएगा, एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट अब नोटिफिकेशन जारी करके हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरम का निर्माण करेगी जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट रीड्रेसल फॉरम। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है और वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट फॉरम भी बना सकती है एक डिस्ट्रिक्ट में, राइट। नंबर 2 है कॉम्पोजिशन, यानी इसके अंदर मेंबर कौन कौन से होंगे। देखिए, इसमें एक तो होगा प्रेसिडेंट और उसके बाद 2 अलग मेंबर होंगे, यानी कि टोटल 3 लोग होंगे। जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें जो जज होता है या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो या होने की योग्यता रखता हो, यानी कि कैपेबिलिटी रखता हो, उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। और जो बाकी के 2 लोग हैं उन 2 लोगों में एक जो है वो लेडी होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए, यानी कि फीमेल होनी चाहिए मेंबर। और ये लोग अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। ये रेप्यूटेड होने चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इनका होना चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, और अलग अलग फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, मिनिस्ट्री से हो सकते हैं, अकाउंट्स की नॉलेज हो सकती है उनको, पब्लिक अफेयर्स, यानी कुल मिलाकर ये डिफरेंट एरिया से ये 2 लोग लेने हैं, जिसमें एक का फीमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इन लोगों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। इन लोगों की अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। ये है हमारी सिलेक्शन कमेटी जो इन लोगों को चुनेगी। ठीक है, ये कौन होंगे 2 लोग, इनको चुनने का काम कौन करेगा, ये कम करेंगे। तो ये कौन है, अब ये 3 लोगों की एक कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी बोलेंगे हम इसको। इस सिलेक्शन कमेटी में एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे। जो चेयरमैन होगा वो जो प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर होंगे। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, जो अभी इससे अगला आप पढ़ेंगे स्टेट कमीशन, उसका जो चेयरमैन होगा ना वो इसका प्रेसिडेंट होगा। किसका प्रेसिडेंट होगा, जो सिलेक्शन कमेटी इन लोगों का चुनाव करेगी उस कमेटी का प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, और बाकी के 2 लोग कौन होंगे, दोनों ही सेक्रेटरी होंगे, लेकिन एक होगा स्टेट गवर्नमेंट का ही लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के ही कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है उसका सेक्रेटरी, राइट। फिर से बता रही हूँ, टोटल यहाँ 3 लोग हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 अलग अलग मेंबर, और उनको चुनाव जो है वो ये 3 लोग करेंगे। उसको सिलेक्शन कमेटी की ही कहा जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में एक प्रेसिडेंट और 2 लोग और होंगे। जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, स्टेट कमीशन का चेयरमैन होगा। बाकी के 2 लोग अलग अलग सेक्रेटरी होंगे, लॉ डिपार्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के। ठीक है, अब इनका चुनाव कितने टाइम के लिए किया जाएगा, ये 5 साल के लिए आएंगे चुनाव, सॉरी ये हैं, हाँ 5 ईयर्स के लिए आएंगे चुन के, मतलब हर मेंबर जो है 5 साल तक काम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 65 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ऊपर होगा तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 62 ईयर्स में मेंबर बनता है तो उसको सिर्फ 3 साल काम करने दिया जाएगा, क्योंकि 65 ईयर्स का होते ही उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई पहले आता है, मान लीजिए 40 ईयर्स की एज में कोई आता है, तो वो पूरा 45 ईयर्स तक करेगा, क्योंकि 5 साल उसको फिर उस केस में मिल जाएंगे। रेजिग्नेशन, कोई भी मेंबर अपनी इच्छा से कभी भी रिज़ाइन कर सकता है, और रिज़ाइन करने के बाद उसकी जगह बिल्कुल वैसे ही फिल की जाएगी जैसे सेम क्वालिफिकेशन होते हुए उस पर्सन की पहले फिक्स की गई थी और जगह फिल की गई थी, यानी वैकेंसी जो है वो फिल वैसे ही की जाएगी जैसे पहले की गई थी।
इनकी सैलरी अलाउंसेस और अदर सर्विसेज कौन देगा, यानी कि इनका वेतन, इनके अलाउंसेस कौन देगा और कैसे डिसाइड होंगे? तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इनकी सैलरी क्या होगी, इनके अलाउंसेस क्या होंगे, वो सब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा। अब इसका एरिया क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट फॉरम कौन से केसेस पे काम करेगा, ठीक है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में कौन से केसेस आएंगे। देखिए पहले जब ये एक्ट बना था तब ये लिमिट थी 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आते हैं। अब वो 5 लाख वाली अमेंडमेंट हुआ एक 2002 में, और ये 5 लाख वाली लिमिट बढ़ा दी गई 20 लाख में, और अब 2019 में ये सीमा और बढ़ा दी गई है। लेकिन मैं अभी 19 का वाला जिक्र नहीं करूँगी, फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना देखना है, 5 लाख से 20 लाख पर आ गए हैं हम, 20 लाख पे। उसके बाद ये कौन सी कंप्लेंट लेगा? वो कंप्लेंट जिसमें मतलब ऑब्वियसली इसके पास कंप्लेंट की जाएगी ना कंज्यूमर के द्वारा, तो जो कंज्यूमर ने जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है वो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, तो वो अपोजिट पार्टी चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो उसी एरिया में रहनी चाहिए जिस एरिया में डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है इस्टेब्लिश्ड है, उसी एरिया में उस अपोजिट पार्टी का ब्रांच, बिजनेस या कोई भी मतलब उसका रेजिडेंस होना चाहिए जहाँ वो अपनी इच्छा से रह रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, बी पॉइंट में कह रहा है अगर ऐसा नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम की ही परमिशन से ऑपोजिट पार्टी चाहे वहाँ नहीं भी रहती तो भी वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में अपनी कंप्लेंट कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो उस एरिया में वो नहीं रहता है, उस ज्यूरिसडिक्शन में वो अपोजिट पार्टी नहीं रहती जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम आपको यस करता है तो आप किसी ऐसे पर्सन की भी कंप्लेंट ले सकते हो जिस पर्सन का रेजिडेंस उस एरिया में नहीं है, ठीक है। और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। नाउ व्हाट इज़ द मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड? कंप्लेंट करेंगे हम कैसे? कंप्लेंट करने के तरीके, और सबसे पहले तो देखेंगे कंप्लेंट करेगा कौन। कंज्यूमर खुद कर सकता है कंप्लेंट, कंज्यूमर की तरफ से कंज्यूमर कोई एसोसिएशन है वो कर सकती है कंप्लेंट, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर हैं वो सब मिलकर भी कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने आप में कंज्यूमर है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शिकायत भी आप ही करो, आपकी तरफ से कोई भी आपका नॉमिनी या कोई भी आपका दो साथी भी कंप्लेंट कर सकता है या कोई एसोसिएशन भी कर सकती है, और एक से ज़्यादा कंज्यूमर होने के केस में सब मिलकर भी कर सकते हैं, सबकी तरफ से कोई एक भी कर सकता है, ठीक है जी। अब जो कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप है जो अपना एक कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, राइट। अब इसके लिए तरीका क्या होगा? एक फॉर्म आता है, इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, वो भरना होगा। और अगर फॉर्म नहीं भरना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लेन पेपर पे भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। अब उस पेपर पे या उस फॉर्म में आपको अपना नाम, एड्रेस, आपकी प्रॉब्लम क्या है, किसके अगेंस्ट है, प्रोडक्ट कैसा की स्पेसिफिकेशन या सर्विस की स्पेसिफिकेशन, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सैंपल आपको क्या दे रहे हैं, और इस तरीके की सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, ठीक है। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है इस फॉर्म को भरने की, विदाउट फ़ीस ये कहीं चलेगा। और हाँ, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट के प्रति शिकायत कर रहे हैं और प्रोडक्ट की टेस्टिंग होनी है कल को किसी लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी के जो खर्चे होंगे वो आप पे करोगे, वो जो है करने पड़ेंगे पे। अदरवाइज़ जो है कंप्लेंट करने की कोई भी फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर क्या है, कैसे अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने कंप्लेंट कर दी, आपने जैसे ही कंप्लेंट की तो कंप्लेंट करने के बाद उसकी एक कॉपी, मतलब आपने एक प्लेन पेपर पे की या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में की, उसकी एक कॉपी जो है आपने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को भेजी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म उसकी एक कॉपी अपोजिट पार्टी के पास भेजेगा, ठीक है। कब भेजेगा? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, राइट। विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, जब उसके पास कंप्लेंट जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो इसकी कॉपी अपोजिट पार्टी को भी देगा और उसको बोलेगा कि आप अपना जो भी व्यू रखना चाहते हैं रखो। 30 दिन के समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है, अगर यानी 45 डेज़ में भी हम ये अपोजिट पार्टी को नोटिस दे सकते हैं। ये तब होता है जब डिस्ट्रिक्ट जो हमारी है ना CPC, उसको सही उचित लगता है तो।
ऑपोजिट पार्टी के पास वो नोटिस आने के बाद देखो या तो वो अपना व्यू रखेगा कि या तो वो यस करेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, या फिर वो मना करेगा, या फिर कोई जवाब नहीं देगा, ऐसा भी होता है। अब अगर वो या तो मना करता है या जवाब नहीं देता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम अपने हिसाब से सेटल डाउन करती है, और अगर वो गलती मानी जाता है तो फिर तो वही वापस जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसाइड करेगी कि आपको ये करना है, आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करना है या रिपेयर करके देना है, फिर वो उसको वो काम करना होगा। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम के ने देखा कि भैया आपने तो कोई भी कंप्लेंट को नज़रअंदाज किया है, या आप तो मना कर रहे हो कि नहीं आपकी गलती नहीं है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि हम देखेंगे कि वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, गुड्स की प्रॉब्लम है, सर्विसेज की है। मान लो गुड्स की प्रॉब्लम है, आपने एक शैम्पू ख़रीदा है और वो डिफेक्टिव निकल आया और उससे आपके बाल ख़राब हो गए हैं, आपकी स्किन में एलर्जी हो गई है, और आप शॉपकीपर को बता रहे हैं लेकिन वो आपकी बात कंसीडर नहीं कर रहा। आपने कंज्यूमर के उसके अगेंस्ट केस डाल दिया है, आपने मतलब रिड्रेसर के लिए कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए हैं, आपने कंप्लेंट दी है। फिर कंप्लेंट देने के बाद जो है आपके कंप्लेंट की कॉपी उस दुकानदार के पास भेजी जाएगी। दुकानदार अगर अपना मत रखता है कि यस वाकई में उससे गलती हुई है तो वो पेनल्टी भुगतने को तैयार है या जो भी चीज़ है, और अगर वो नहीं मानता इस चीज़ को तो फिर उस प्रोडक्ट को का सैंपल लेकर उसको सील करके एक लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, ताकि फिर जांच पड़ताल की जा सके कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ठीक है। और इसका पैसा जो है, लेबोरेटरी का पैसा जो है वो आपको ही देना पड़ेगा। तो गुड्स को अगर टेस्ट करवाना है, मैं पॉइंट नंबर 4 पे हूँ बेटा, अगर गुड्स, हाँ ये कब तक देना है ये भी देख लेते हैं। 45 डेज़ के अंदर अंदर जो भी आपने लेबोरेटरी में भेजा ना उसकी रिपोर्ट जब लेबोरेटरी देगी तो 45 डेज़ के अंदर अंदर उसको ये रिपोर्ट जो है पूरी अपनी रिटर्न रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जमा करानी होगी। ठीक है। और इसकी फ़ीस जो है वो हम फॉर्म को दे देंगे, यानी कंप्लेनेंट जो होता है ना, जो कंप्लेंट करता है वो फॉर्म को देगा, और फॉर्म जो है उस कंप्लेंट को उस पैसे को उस लेबोरेटरी के पास जमा करा देगा। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है वो देखेगा कि ये तो खैर चौथे और पाँचवें पॉइंट पे तो वो फीस की बात हो गई। फिर 6 पे आ जाएंगे। अगर दोनों पक्षकारों में से, जैसे आपके पास रिपोर्ट आ गई, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास रिपोर्ट आ गई और उसमें लिखा हुआ कि यस शैम्पू में प्रॉब्लम थी, तो उसकी रिपोर्ट जो है दुकानदार के पास जाएगी और आपके पास भी जाएगी। आपको तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुकानदार के पास जाएगी। अगर उसको लगता कि नहीं नहीं ये मेरे खिलाफ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या शैम्पू में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये कैसे रिपोर्ट गलत आ गई, तो वो या अगर आपको लगता है कि दुकानदार को तो आपने इसे छोड़ दिया, उसकी गलती थी, आपने उसको कोई लेबोरेटरी में मान लो जो रिपोर्ट है वो सही आ गई कि भैया नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको लगता है कि नहीं कोई ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप या दुकानदार जिसके भी अगेंस्ट जो है डिसीजन आता है ना, तो वो अपील करने का हकदार भी होता है। क्योंकि हर आदमी को ये हक है कि अगर उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है या उसको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है तो वो इसकी शिकायत या अपील कहाँ करे, तो उसके लिए भी प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के आए हुए फैसले के अगेंस्ट कंप्लेनेंट यानी कि शिकायत करने वाला या जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया है यानी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी, दोनों में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है विदिन 30 डेज़। ठीक है। ओके। और अगर ये सब कुछ ठीक है, उसको स्वीकार है, तो स्वीकार मतलब अब मैं बात करूंगी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फैसला क्या दिया है। फैसले में तो यही दिया है कि मान लीजिए डिफेक्ट आ गया है तो आप अपना डिफेक्टिव गुड्स को बदलिए, भाई रिमूव कीजिए, आप गुड्स को चेंज कीजिए या उस डिफेक्ट को हटाइए, उसकी रिपेयर कीजिए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है उसको उसका पैसा वापस कीजिए। ठीक है। और उससे कोई लॉस और इंजरी हुई है कंज्यूमर को तो वो भी उसको दीजिए। ठीक है। और आपके पास और बाकी जितनी गुड्स बची हुई हैं उन सब में वो आपको ये डिफेक्ट जो है हटाना होगा, या आपको जो है अगर आप अभी भी प्रोडक्शन उसी चीज़ का जारी रखे हुए तो वो बंद करना होगा। आपको वो सारे काम बंद करने होंगे जिससे आगे आने वाले कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। ये सारे जो हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं, ये तब कहे जाएंगे जब फैसला आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जो CPC है वो ये बताएगा कि भैया दुकानदार तुमको ये करना है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जो है डिसीज़न आया है। समझे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है अपील कीजिए।
राइट। और जो प्रोसीडिंग होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का 2 मेंबर बोले थे ना, तो 1 मेंबर ज़रूर होना चाहिए। अब मान लीजिए 1 मेंबर कहीं एब्सेंट है तो फिर दूसरा मेंबर लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि टाई हो गया, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो हक में है और मेंबर जो है वो अगेंस्ट है, देन वो दूसरे मेंबर जो छोड़ा हुआ है हमने उसको बुलाएंगे और फिर फैसला उसके हिसाब से होगा, क्योंकि फिर वो तो फिर मेजॉरिटी से फैसला होगा ना, राइट। सो ये सारे फैसले की बात हो गई। तो कोई भी ऑर्डर जो दिया जाता है प्रेसिडेंट और मेंबर की सहमति से ही दिया जाएगा। और जो है अगर किसी भी पर्सन को इस फैसले से दिक्कत है तो वो स्टेट कमीशन में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, किस चीज़ के 30 दिन के अंदर अंदर, फैसला आने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद आ रहा है बी पार्ट है कि प्रोसीजर। अभी प्रोसीजर सर्विस का क्या है, ये तो चलो प्रोडक्ट की बात हो गई थी। मान लो आप बैंक में गए और आपकी बात को अच्छे से सुना नहीं गया या आपको सर्विसेज नहीं दी जा रही अच्छे से, तो भी आपको वही सेम प्रोसीजर करना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार कोई लेबोरेटरी में कुछ टेस्टिंग के लिए नहीं जाएगा, इसमें तो वही वैसे ही जांच पड़ताल होगी जैसे हम कर सकते हैं बैंक जाकर, या जो भी डिस्ट्रिक्ट फॉरम डिसाइड करेगा। एक रिटर्न में आपको कंप्लेंट करनी होगी और फिर वही नोटिस जाएगा और फिर उसके बाद उसको एविडेंस के तौर पर, मतलब दोनों पार्टीज़ को ऑब्वियसली सुनने का मौका दिया जाएगा। एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे और अगर वो एलिगेशन यानी जो आरोप उस पर लगा से इनकार करता है तो उसको कहा जाएगा कि आप अपना मत रखो और अपना एविडेंस लाओ कि जो साबित करें कि आप जो है कसूरवार नहीं हो, राइट। फिर आ रहा है पावर्स राइट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। इसके पावर्स और राइट्स क्या हैं? देखो पावर और जो है वो यही है कि हियरिंग होती है और उसका शिकायत का समाधान होता है। सिविल कोर्ट्स के सारे राइट्स हैं, नॉर्मल कोर्ट जो होती है ना सिविल कोर्ट, उसके सारे राइट्स इस डिस्ट्रिक्ट फॉरम के पास है। मतलब अपनी बात को ये उस कोर्ट की तरह ही ऑर्डर से मनवा सकती है। क्या क्या है इसके पास राइट्स देखते हैं। गवाह को बुला सकती है, मान लो कोई गवाही है किसी की, उसमें गवाह को बुलाया जा सकता है। कोई भी एविडेंस वगैरह की डिमांड कर सकते हैं कि भाई सबूत लाइए कि आप किस बिना पर कह रहे हैं। फिर आप एविडेंस जो है एफिडेविट, आपने एफिडेविट का नाम सुना होगा जो कोर्ट में बनते हैं। एफिडेविट एक तरह से पक्का सबूत है रिटर्न में कि आप जो बहुत बोल रहे हैं ना उससे कल को आप मुकरेंगे नहीं, यानी कि बदल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज़ राइट टू रिक्विजिशन टेस्ट रिपोर्ट। जो भी लेबोरेटरी की टेस्ट आती है उस टेस्ट को के आधार पर एनालाइज किया जाएगा। राइट टू एग्जामिन विटनेस, जो गवाह है वो भी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है उसका भी एग्जामिन हो सकता है, यानी उसको भी चेक किया जा सकता है। पावर इन अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स, तो ऑब्वियसली आपके पास सिविल कोड की सारी पावर्स हैं। जुडिशियल पावर्स भी यही हैं कि इंडियन पीनल कोड आपने सुना है और सिविल कोड तो मैं आपको बार बार कह ही रही हूँ, तो एक तरीके से दोनों तरह की पावर आपके पास हैं। और फिर है 8 पॉइंट पे राइट्स इन केस ऑफ कॉम्प्लेनेंट्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। तो अगर एक से ज़्यादा कस्टमर हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो शैम्पू की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं और सबको सेम है तो प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब सारे मिलकर भी उस जो है दुकानदार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और अगर एक भी लेता है तो उसका जो फैसला होगा वो आगे आने वाले सारे कस्टमर पर लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डिस्ट्रिक्ट सीपीसी को चाहिए, वो ना सीपीसी हम क्यों बोल रहे हैं, सॉरी अगर मैंने सीपीसी कहीं वर्ड यूज़ किया तो गलत किया है, वो सीपीसी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम है। सीपीसी तो होता था प्रोटेक्शन के लिए काम करता था, लेकिन मतलब वो तो बीमारी से पहले का काम था। अब ये तो बीमारी हो गई ना, डिसीज़ हो गया, अब उसका इलाज किया जा रहा है, तो ये फॉरम है। सो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको लेने का राइट है दोनों पार्टी से। फिर राइट को टू सर्च एंड सीज डॉक्यूमेंट्स, वो आपके दुकान पे आकर सर्च कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को सील कर सकता है, प्रोडक्ट्स को सील कर सकता है। आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकता है जब तक वो चाहे, लेकिन चाहने का मतलब ये नहीं है कि अनऑथराइज तरीके से रखेगा। अगर वो कोर्ट मतलब अगर वो उस जो भी रिज़ल्ट आना है, मतलब जो भी ये जांच पड़ताल हो रही है, अगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो ही वो अपने पास डॉक्यूमेंट्स को रोक कर रखेगा, राइट। दूसरे नंबर पे आ रहा है स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन क्या होता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखा जो कि स्टेट
लेवल पे बनाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम का निर्माण करती है। ओके जी, यहाँ पर कहता है स्टेट कमीशन, तो ऑब्वियसली स्टेट एक है तो एक ही स्टेट कमीशन होगा, स्टेट लेवल पे होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा नोटिफिकेशन जारी करके। इसकी कॉम्पोजिशन में क्या है, वही एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। प्रेसिडेंट जो होगा वो कौन होगा, जैसे पहले वाला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो या होने की योग्यता रखता हो, ये कौन होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज हो या होने की योग्यता रखता हो, नंबर 1। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक तो होते हैं हाई कोर्ट के नॉर्मल जजेस और एक होता है चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा जज होता है। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, जो प्रेसिडेंट होगा वो तो नॉर्मल जज होगा या जज होने की योग्यता रखता हो, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो है उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर की जाएगी, ये ध्यान में रखना। बाकी रह गए 2 मेंबर जिसमें एक लेडी होनी चाहिए। सेम प्रोसेस है, वही नॉलेज एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट्स का है, लॉ का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डिफरेंट एरिया के हो सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट भी 3 लोग मिलकर करते हैं, सिलेक्शन कमेटी बोलेंगे हम इसको, जिसमें एक तो इसमें एक चेयरमैन होगा, 2 बाकी के सेक्रेटरी होंगे। वही सेम चीज़ें हैं, स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट अभी हमने देखा ना, एक तो वो, और स्टेट ही गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, ये टीम तीनों वही है जो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में थी, जो उन 2 मेंबर्स को चुन रही थी, 3 लोगों की कमेटी, वही 3 लोगों की कमेटी यहाँ रिपीट हुई है। सैलरी और ऑनरेरियम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। टर्म होगी पहले वाले में 5 साल और 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर है, यहाँ पे 5 साल और 67 ईयर है विच एवर इज़ अर्लियर है। मान लीजिए आप 63 ईयर्स में आप बनते हो मेंबर, तो आपको सिर्फ 4 साल मिलेंगे क्योंकि मैक्सिमम 67 तक ही आप काम कर सकते हो। ज्यूरिसडिक्शन, आपका एरिया क्या होगा, एरिया यही होगा कि आपके पास 20 लाख से ऊपर के केस आएंगे और 1 करोड़ तक के। और कौन सी अपील लोगे, एक तो फ्रेश केस तो वही आएंगे जो 20 लाख से ऊपर के हैं और 1 करोड़ से नीचे के हैं। अपील वो आएगी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीज़न हुए हैं ना, और उस डिसीज़न से कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब 2 लोगों में से जो एक कंप्लेंट करने वाला है और एक कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट की गई है, तो उन दोनों में से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपील कर सकता है, वो भी यहीं आके करेगा स्टेट कमीशन में, ठीक है। और तो स्टेट कमीशन उसके लिए रिकॉर्ड्स मांगेगा और विटनेस मांग सकता है, राइट। तो जो भी उसको ज़रूरत होगी ना इस कार्रवाई को करने के लिए, वो सब कार्रवाई के लिए अपनी डिमांड रख सकता है स्टेट कमीशन। प्रोसीजर क्या रहेगा सेटलमेंट का, डिस्प्यूट का, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, वही एविडेंस, वही लेबोरेटरी वही सब कुछ, तो कोई नई बात नहीं है इसमें, सेम चीज़ें हैं। कोई भी मेंबर अगर अब छोड़कर चला जाता है, रिज़ाइन कर देता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह नए मेंबर की अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैसे होगी जैसे पहले हो जाएगी। वो सेम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो क्वालिफ़िकेशन पहले वाले पर्सन की थी, राइट। ओके जी, नेक्स्ट आ रहा है फिर अपील। अब आपको फिर से दिक्कत है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर नेशनल कमीशन है ना, आप उसके पास जा सकते हैं, राइट। 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपील कीजिए, और चाहे तो नेशनल कमीशन 30 डेज़ को बढ़ा भी सकता है अगर उसको लगता है कि कोई जेन्युइन रीज़न था। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन सेंट्रल लेवल पे बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके बनाती है। उसके बाद आ रहा है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब समझते हैं कि इसमें कौन कौन लोग होंगे। सेम एक तो होगा हमारा प्रेसिडेंट, और यहाँ 2 की जगह 4 मेंबर हैं, ये ध्यान में रखना, बस इतना फ़र्क है, ठीक है। जो मेंबर होगा, पहले वाला क्या था, सबसे पहले वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज होना चाहिए या योग्यता रखता हो, दूसरा क्या था, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या योग्यता रखता हो, और अब इसमें क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या होने की योग्यता रखता हो, और उसकी अपॉइंटमेंट किसकी सलाह से होगी, सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस की सलाह से होगी। बाकी के जो 4 मेंबर हैं वही सेम फील्ड, सेम एरिया, एक्सपीरियंस वगैरह सब सेम होगा, और इन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी। अब इसमें देखो क्या क्या होगा, इस कमेटी में जो चेयरमैन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और सेक्रेटरी 2 होंगे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल अफेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंज्यूमर अफेयर का जो सेक्रेटरी होगा वो मेंबर होगा, राइट। सैलरी और ऑनरेरियम फिक्स करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट।
टर्म क्या होगा, सबसे पहला था 5 साल या 65 ईयर, दूसरा था 5 साल या 67 ईयर्स, और अब ये है 5 साल या 70 ईयर्स। ठीक है। एरिया क्या रहेगा, पहले वाली का था 20 लाख तक का केस, दूसरे वाली में थे 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के केस, और तीसरे वाली में है 1 करोड़ से ज़्यादा के जो केसेस होंगे ना, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो डिस्प्यूट है वो नेशनल कमीशन में डायरेक्ट आएगा, और अपील वो आएगी जो स्टेट कमीशन के अगेंस्ट कर रहा है, वो अपील आएगी। और प्रोसीजर रहेगा वही सेम, नया कुछ नहीं है। रिकॉर्ड मांगेंगे, अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है। नेशनल कमीशन अपने लेवल पर जो उसे ठीक लगता है फैसला लाने के लिए वो सारे कार्य करेगा। ठीक है जी। पावर एंड प्रोसीजर सेम रहेंगे, सिविल कोर्ट की पावर है, सारे काम वैसे वही करेगा जैसे पहले करते आ रहे हैं, नया कुछ नहीं है इसमें, प्रोसीजर सेम रहेगा। लास्ट में आ रहा है अपील। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है देन आपके लिए एक दरवाज़ा अभी और खुला है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का। 30 दिन के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अपील लेट गई है तो कोई जेन्युइन रीज़न था तो वो अपील आपकी बाद में भी ले सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब चलते हैं आगे। एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये तीनों लोग अपने अपने लेवल पे अपने केसेस को जब ये डिसीज़न देंगे तो उसको मनवाएंगे कैसे, मतलब उसको लागू कैसे करवाएंगे। लागू करवाने के लिए पहले तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जनरल बातें हैं, और मैक्सिमम चीज़ें वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। जैसे तीनों का जो ऑर्डर आएगा ना, उस ऑर्डर अगर तो किसी ने अपील नहीं की है तो ऑर्डर फाइनल समझा जाएगा। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दे दिया, हाँ जी दुकानदार तुम्हारी ये गड़बड़ थी, तुम ये काम करो। अगर दुकानदार अपील नहीं करता तो इसका मतलब वो उसको बात माननी होगी, तो ऑर्डर फाइनल हो गया। ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, यानी ये तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों लोग जो हैं कोई भी कंप्लेंट कब तक लेंगे। ऐसे नहीं होता है कि सारी ज़िंदगी कभी भी कंप्लेंट कर दो, नो। जब आपको प्रॉब्लम हुई ना, जब आपका शैम्पू ख़राब निकला तो उसके 2 साल तक आप कंप्लेंट करने के अधिकारी, उसके बाद वो केस जो है नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे आपकी कंप्लेंट। तीसरा है कंप्लेंट जो है वो उस टाइम पीरियड के बाद भी ली जा सकती है। जैसे अभी मैंने बताया 30 दिन है ना, तीनों 30 दिन, लेकिन 30 दिन की समय सीमा को प्रॉपर ये लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन इस टाइम के बाद भी ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि आपने कंप्लेंट इसलिए लेट की क्योंकि कुछ रीज़न थे जो जेन्युइन थे, राइट। उसके अलावा हर ऑर्डर जो ये लोग देते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से पूरे किए जाएंगे जैसे नॉर्मल कोर्ट अपने सम्मन जारी करती है, नॉर्मल कोर्ट अपने ऑर्डर्स लगाती है और लोगों को मानने होते हैं। ठीक है। फिर आ रहा है 5वें पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन अपने ऑर्डर्स को पूरा करवाने में फेल हो जाता है तो ये अपने एरिया के, ठीक है, जैसे ये ऑर्डर, उन ऑर्डर की कॉपी को अपने ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में भेज देंगे, प्रॉपर कोर्ट में, और कोर्ट को कहेंगे कि भैया इसको पूरा करवाओ। ठीक। और ज्यूरिसडिक्शन का मैंने बता दिया ना, जैसे मान लीजिए कंपनी के केस में है, कंपनी के ऊपर कोई कंप्लेंट आई है तो कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा वहाँ कंप्लेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इफ़ द ऑर्डर इज अगेंस्ट, इफ़ द ऑर्डर इज अगेंस्ट एनी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कि वो पर्सन का बिजनेस, उसका ब्रांच, उसका वो रिजाइड कहाँ कर रहा हो, उसी एरिया में कर रहा हो जिस एरिया में आप कंप्लेंट करना चाह रहे हो। ठीक है। और छठे पॉइंट पे हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कि अगर एक कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के आगे रखी गई है लेकिन उन्हें लगता है कि आप खामखा में किसी दुकानदार को या किसी प्रोड्यूसर को या किसी मैन्युफैक्चरर को परेशान करने के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो कंप्लेंट है ना वो एकदम डिसमिस कर देगा और इवन आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसा ऑर्डर इशू किया जा सकता है। ठीक है। सो ये क्या था, ये हमारा था कुछ जनरल बातें। अब आती है पेनल्टीज़ की बात। पेनल्टीज़ का मतलब क्या है, सज़ा ये है कि अगर आप इनके आए हुए फैसले को नहीं मानते हो, आप यानी कि अगर दुकानदार ने गड़बड़ करी है और उसके अगेंस्ट फैसला आया तो उसको मानना होगा, या तो अपील करे, और अपील करने के बाद भी तो फैसला तो आएगा ना कभी, तो जो भी फैसला आएगा, जो डिसीज़न होगा वो उसको मानना होगा। अगर आप लोग फैसला नहीं मानते तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, नंबर 1। ठीक है।
दूसरा कहता है फ़ाइन भी लग सकता है, कितना, 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है, और जेल और फ़ाइन दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर से बता रही हूँ, 1 महीने से 3 साल तक की जेल, 2,000 से 10,000 तक का जुर्माना, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक जी, अब आगे चलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब क्या हुआ, 1986 के बाद अमेंडमेंट हुआ 2002 में। अमेंडमेंट में क्या था? अमेंडमेंट में वही था, एक तो मैंने आपको बताया था ना पहले, डिस्ट्रिक्ट फॉरम की लिमिट क्या थी, 20 लाख से नीचे थे। ये देखो सबसे पहले लिखा होगा 20 लाख थी, लेकिन 2002 में आकर 20 लाख से 1 करोड़ कर दी। जैसे सबसे पहला जो था आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम की जो कंप्लेंट, उसका था 20 लाख से 20 लाख तक था, अब वो 20 लाख से 1 करोड़ कर दिया। ठीक है, ओके जी, एक तो ये कर दिया, और सबकी मतलब बढ़ा दी ना, जैसे नेशनल कमीशन की 1 करोड़ से ऊपर कर दी, उसकी 20 लाख से ऊपर कर दी, एक की 20 लाख हो गई, 1 करोड़ के बीच में कर दी। तो ये तभी हुआ जब 2002 में अमेंडमेंट आया। आगे नंबर 2 कह रहा है जजमेंट रिगार्डिंग कंप्लेंट्स। तो कुछ जजमेंट्स आई कि मतलब ये कंप्लेंट को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे, कैसे, टाइम लिमिट, कंप्लेंट करने की जो टाइम लिमिट है एक तो वो बता ही रखी है, वो आपको पता ही है। कोई भी नो एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट होता है कि मतलब पोस्टपोन कर देना। नो एडजर्नमेंट शैल बी ऑर्डिनली ग्रांटेड बाय द, नॉर्मली वो उसको एडजर्न नहीं करेंगे, यानी कि क्या, कई बार होता है ना फैसले को पोस्टपोन कर दिया जाता है, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको सफिशिएंट रीज़न ना समझ में आए। ऑपोजिट पार्टी को डिबार किया जा सकता है अपना वकील करने से। अगर कोई ऑपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है, तो उस वैसे तो देखा जाए कि भैया वो भी तो अपना पक्ष रखेगा ना, लेकिन उसको वकील करने से डिबार यानी कि उसको मना किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल ईयर और रिप्रेजेंटेटिव एज ए पार्टी, अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली अब उसकी तरफ से केस उसका उत्तराधिकारी लड़ सकता है। कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक तरह से मेन रोल, मटेरियल रोल प्ले करेंगे। और एक वर्ड आता था शुरू में, बायर बीवेयर। बायर का मतलब या क्रेता, बीवेयर का मतलब सावधान रखो, लेकिन यहाँ पे आएगा लेट द सेलर बी अवेयर। अब सेलर को भी तो अवेयर करना होगा ना भाई, तुम ये जो गड़बड़ कर रहे हो इस गड़बड़ को बंद करो। तो बायर बिहेवियर का एक लोगो था, अब वो लेट द सेलर बी अवेयर में कन्वर्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट आ गया उसका। ठीक है जी, ये कुछ जनरल सी बातें थी जो आपको बतानी हैं 2002 के अमेंडमेंट में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।